हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर वकास अहमद और आप देख रहे हैं सोर्स टेक्निकल सॉल्यूशंस। सोर्स टेक्निकल सॉल्यूशंस में आज हम अपनी वीडियो का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। उसमें जो हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग का क्वेश्चन है एनटीएस कैट जनरल 2 14 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो भी है कॉन्सेप्ट वो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Question number 1 is Sana is yearly saving is rupees 5 lakh. Find the amount of the zakat at a rate of 2.5% at the end of the year from her savings. एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया है सना जो है वो 5 लाख रुपीस जो है उसकी सेविंग है, ठीक है। तो उसने जो अपनी ज़कात इसमें से निकालनी है उसकी अमाउंट कितनी होगी। तो अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमें पता है टोटल अमाउंट जो होती है वो इस इक्वल टू ज़कात मल्टीप्लाई बाय 40 होती है। तो ये हमने फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ज़कात इज़ इक्वल टू टोटल अमाउंट 40। अब टोटल अमाउंट वहाँ उसके पास 5 लाख है और जो हमारे पास वैल्यू है वो 40 है ज़कात के लिए। तो हम क्या करेंगे, 5 लाख को 40 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो उसकी ज़कात होगी एट ए रेट ऑफ 2.5%। यहाँ पे वो 5% भी कह सकता था एट ए रेट ऑफ 5%। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा यही यूज़ होगा। एक इसमें एडिशनल बात ये भी है कि अगर वो ज़कात दे दे और पूछे कि टोटल अमाउंट कितनी थी तो टोटल अमाउंट को हम 40 से ज़कात को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वो टोटल अमाउंट उसकी आ जाएगी। ये बात हमेशा जहन में रखनी है आप लोगों ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट डायमीटर। तो ये जो एक लाइन है इसको हम डायमीटर की मदद डायग्राम की मदद से भी हम डिस्कस करते हैं। देखें, एक लाइन है जो कि सेंटर से पास कर रही है और सर्कल के दोनों एंड्स को 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। और रेडियस ये भी हम यहीं पे डिस्कस करते हैं, इसको आगे फर्दर इसकी डेफिनेशन भी करेंगे। वो पेपर में नहीं आई थी लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट पेपर आएगा उसमें वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, हो सकता है वो उसमें भी आ सकती है। तो जो हमारे पास है सेंटर से पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट होता है वो किसी एक पॉइंट सर्कल के किसी एक पॉइंट एज पे टच करता है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट के ऊपर, एज के ऊपर। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 3. A line segment connecting 2 points on a circle but not on center of a circle is called what? Is called chord. इसको हम ये बोलते हैं, डायग्राम की मदद से इसको थोड़ा सा देखते हैं। एक लाइन है जो कि सेंटर से नहीं गुजरेगी लेकिन सेंटर से हट के किसी भी जगह से गुजर सकती है और 2 पॉइंट को सर्कल के टच करती है, उसको हम बोलते हैं chord। तो बहुत ईजी है लेकिन ये याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The radius of a circle is the length of the line from the center to any point on its edge is called what? इसको हम रेडियस बोलते हैं। इसको डायग्राम की मदद से भी देखते हैं। हमारे पास रेडियस का जो फॉर्मूला है r इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। तो जो हमारे पास है हम इसको सर्कल पे भी देखते हैं। देखें, जो रेडियस है, मैंने जैसे कि पहले भी डायमीटर की डेफिनेशन में भी इसको डिस्कस किया था। सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट जो शुरू होता है लाइन का, वो सर्कल के एक एज पॉइंट को टच करता है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। जो जितना उसका डिस्टेंस होता है उस लाइन का, उसका फॉर्मूला r इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई है। तो c जो है सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस का फार्मूला भी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, c इज इक्वल टू 2 पाई r। ये हमारे पास सरकमफेरेंस का फार्मूला बन जाएगा। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम क्वांटिटेटिव रीजनिंग।
इफ एज ऑफ हीरा इज एक्स ईयर्स नाउ, आफ्टर 5 years हीराज एज विल बी। तो देखें बहुत इजी क्वेश्चन है, हीरा की एज अब अब एक्स है, तो 5 साल बाद उसकी एज को अब उसको प्लस कर दें, हमारे पास हीरा की एज आ जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ हीरा इज एक्स, आफ्टर 5 years एक्स प्लस 5, सो आवर आंसर इज एक्स प्लस 5। सिंपल। अगर वो पूछता है कि आफ्टर 5, बिफोर 5 years अगर वो पूछता है तो सिंपल एक्स माइनस 5 कर देते तो आपके पास हीरा की एज आ जाती। या कोई भी हीरा ले लें, या मेरा ही नाम ले लें, वकास ले लें, या कोई भी नुमान ले लें, नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग 15, 13, 12 एंड 6। अब यहाँ पे हमने इसका एवरेज फाइंड करना है। एवरेज का जो फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ ऑल वैल्यूज क्या होता है, 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 5 है, उसको उससे डिवाइड कर देंगे और ऊपर वाले प्लस कर देंगे। 60 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास जो एवरेज आएगी वो 12 आएगी। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, आपका बहुत शुक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सिंप्लीफाई। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले के ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो हमारे पास इसका सिंप्लीफाई सोल्यूशन है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर। वेरी इजी। ये फॉर्मूलाज का जो है मैं एक टॉपिक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, डिटेल से फिर उनको वहां पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.05। अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि हमारे पास जो है दो सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। जिनकी मैथ अच्छी है वो तो सिंपली 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये जो 0.0 पॉइंट के बाद जो जीरो है और फिर दूसरी वैल्यू का पॉइंट, ये दो जीरो हो गए और फिर इसमें एक अपने से ऐड कर दें मल्टीप्लाई के लिए। तो हमारे पास अगर हम सिंपली इसको एक लाइन में भी करना चाहें तो इसका जवाब तब भी आ सकता है, लेकिन हम इसको डिटेल में करते हैं। हम क्या करते हैं, इसके जो डेसिमल है वो ख़त्म करके इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन में हमारे पास जब हम दो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज होंगी उसके नीचे हम 100 लिखेंगे। अगर पॉइंट के बाद तीन वैल्यूज होगी तो हम उसके नीचे, अगर दो वैल्यू होगी तो 100 लिखेंगे, अगर तीन वैल्यू होगी तो ऐसे जीरो हम बढ़ाते जाएंगे अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास यहाँ पे है 0.01, इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे, तो जो 1 से डिवाइड करके 100 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। 10,000 जब 1 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये बिल्कुल वही 0.001 आ जाएगा। ये एक लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये इसलिए की है कि अगर 0.01 की जगह 0.025 या 0.045 आ जाए तो उसके लिए फिर हम फ्रैक्शंस में लेके आते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. 120 men can complete work in 90 days. 270 men will complete the work in how many days? तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हम देखते हैं कि ये इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसमें प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क। तो जो भी है हम देखते हैं, एज वी नो दैट मोर मैन विल कंप्लीट वर्क इन लेस डेज, लेस मैन विल कंप्लीट वर्क इन मोर डेज। ये हमारे पास जो है देखें, जितने आदमी होंगे काम उतनी जल्दी खत्म होगा, और जितने कम आदमी होंगे काम उतनी, ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट की पहली दो वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और जो तीसरी वैल्यू होती है उससे उनको डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब यहाँ देख लें, x इज इक्वल टू 120, पहली दो वैल्यूज हैं 120 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 270 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 9, जीरो से जीरो कट गया, नीचे 27 आ गया। जब 129 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1080 आंसर आता है। 1080 को डिवाइड करेंगे 27 से तो हमारे पास जो आएगा 40 डेज हमारे पास आ जाएंगे। वंस अगेन हम देखते हैं कि जो जो भी ये इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आगे भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पेट्रोल और उसके डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो फिर जितना पेट्रोल हम उसमें डालेंगे उतना डिस्टेंस करेंगे, और जितना कम डालेंगे उतना कम होगा, तो वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज को, जो पहली दो वैल्यूज होती हैं उनको हम वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। जो वो होगी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसको पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मिड वाली वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज 8, 16, 25, 5।
तो रेंज का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 25 है और मिनिमम वैल्यू 5 है। 25 से हम 5 को माइनस कर देंगे, हमारे पास जो रेंज आएगी वो 20 आ जाएगी। वेरी इजी। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथ में थोड़ी इंटरटेनमेंट भी कर लिया करें, बेहतर होती है। So, question number 11, a polygon having six sides is known as hexagon। तो हमारे पास जो सिक्स साइड्स होती है पॉलीगॉन की उसको हम हेक्सागोन बोलते हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा बी इसमें मैंने ऐड किया है। तो ये भी हर मरतबा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इसका आ ही जाता है, हर मरतबा पेपर में एक क्वेश्चन इसका आ ही जाता है। तो प्लीज़ इसको अपने जहन में रखिएगा। थ्री साइड्स होती है ट्राइंगल होती है, फोर साइड्स होती है वो स्क्वायर होती है, और आल्सो रेक्टेंगल भी उसे कहते हैं। फाइव साइड्स पेंटागन होती है, सिक्स साइड हेक्सागोन एज वी डिस्कस ऑलरेडी। सेवन साइड्स हेप्टागोन होती है, एट साइड्स ऑक्टागोन होती है, नाइन साइड्स नोनागोन होती है, और 10 साइड्स होती है वो डेकागोन होती है। आप इसको ज़रा थोड़ा सा इस वीडियो को अपनी देखते रहें, और मैं साथ में एक छोटा सा जो है आपके लिए एक ट्यून लगाता हूँ जो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप इसको रिवाइज़ कर लें, साथ साथ मैं उसको लगाता हूँ। रिवाइज़ करें आप, थ्री साइड्स क्या होती है, फिर फोर साइड्स क्या होती है, उसको पढ़ें। So let's go for next question. Question number 10, quantitative reasoning. क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, वन बाइक विद 8 लीटर टैंक कैपेसिटी कैन ट्रैवल। जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपसे डिस्कस किया था, तो सेम वही क्वेश्चन आ गया। वन बाइक विद, ये पेपर में भी आया था, वन बाइक विद 8 लीटर टैंक कैपेसिटी कैन ट्रैवल टू 40 किलोमीटर विद फुल टैंक, हाउ फार इट विल गो विद हाफ लीटर। तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो है 8 लीटर जो है हमारे पास टैंक है, वो ट्रैवल करता है 240 किलोमीटर बाइक है। और फिर जो हाफ में वही बाइक हाफ लीटर में कितना ट्रैवल करेगी उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस बनेंगी। देखें, मोर लीटर पेट्रोल विल कंप्लीट मोर डिस्टेंस ऑफ बाइक, लेस लीटर पेट्रोल विल कंप्लीट लेस डिस्टेंस ऑफ बाइक। ये तो हमारे पास क्लियर है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास जो होता है, इसको मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो पहला डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा और जिसकी वजह से हुआ, पेट्रोल की वजह से हुआ ना, वो सेकंड वैल्यू थी। ये आपने हमेशा जहन में रखनी है, वो सेकंड वैल्यू थी। और ये जो थर्ड वैल्यू है वो हाफ लीटर है। तो फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे 240 को, 2 किलोमीटर को, डिस्टेंस को, और फिर उसके बाद हम करेंगे लीटर को, पेट्रोल 8 लीटर को। फिर उसके बाद हमारे पास है जो थर्ड वैल्यू है हमारे पास, वो हाफ लीटर है। तो हम 240 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 8 पे, तो हमारे पास उसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 8 मल्टी इज इक्वल टू 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस किया हाफ लीटर में। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी एम्बिग्यूटी आती है, मेरा मोबाइल नंबर मैंने अपना अबाउट में दिया हुआ है अपने इस चैनल में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में इसका सोल्यूशन बता दूंगा और इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। अगर कुछ लोगों को इसकी समझ नहीं आई, डिटेल में भी मैं समझा सकता हूँ। मैं इसके लिए एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हमारे पास डिस्टेंस और पेट्रोल या जो भी चीज़ है इससे रिलेटेड होगा और वर्क से रिलेटेड होगा। मैन से ईच एंड एवरीथिंग मैं उसकी एग्जांपल भी दे दूंगा, ताकि आपके लिए इन्वर्सली और डायरेक्टली को कैटेगराइज करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग। जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, सब्ट्रैक्ट 3 आवर्स 49 मिनट्स फ्रॉम 7 आवर्स 13 मिनट्स। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम इस स्टेटमेंट में ही पहले देखते हैं कि 3 आवर्स को तो हम कर सकते हैं, 7 आवर्स में से 3 आवर्स तो माइनस कर सकते हैं, 4 आ जाएगा। लेकिन 13 में से 49 माइनस नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, 7 आवर्स में से जो एक 1 आवर में हमारे पास जो होता है 60 मिनट्स होते हैं, हम 7 आवर्स को 6 आवर्स कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे इसके 13 के अंदर। 13 के अंदर प्लस करेंगे तो हमारे पास 73 मिनट्स आ जाएंगे। 73 में से 49 माइनस करेंगे और 6 में से हमारे पास 3 माइनस करेंगे। हमारे पास सिंपल, हम यहाँ भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो है 3 आवर्स 24 मिनट्स आंसर आ सकता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं।
जिन स्टूडेंट्स को ट्रिक की समझ नहीं आती वो भी इसको समझ सकते हैं। सिंपल मैंने क्या किया, आवर्स में से आवर्स माइनस किए, 4 आवर्स आ गए, और मिनट्स में मैंने 49 मिनट्स 13 मिनट्स में से 49 मिनट्स किए तो -36 मिनट्स आ गए। तो मिनट्स जो होते हैं वो माइनस में नहीं होते, तो हम क्या करेंगे 4 आवर्स में से एक आवर्स जो है हम उधार ले लेंगे और क्या करेंगे उसको 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। 60 मिनट्स में से 36 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर आएगा वो 24 मिनट्स आ जाएगा। तो एक आवर्स हमने 4 से लिया था तो वो 3 बन जाएगा, 3 आवर्स 24 मिनट्स हमारे पास जवाब आ जाएगा। बहुत ईजी है ये, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट्स को ऊपर जब वो पहले ही स्टेटमेंट के बाद देखते वन आवर ले लेते हैं और 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उनके पास गलती के चांसेस ये हैं कि वो जो आवर्स हैं वो आवर्स 7 आवर्स को 3 आवर्स में से 7 आवर्स में से 3 आवर्स को डिवाइड कर देते हैं अगेन। तो जो एक आवर्स उन्होंने 13 मिनट्स में लिया होता है तो उनमें गलती के बहुत चांसेस होते हैं, तो वो 4 आवर्स ही लिख देते हैं और आगे फिर उसके साथ 24 मिनट्स लिख देते हैं। हमारा आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो प्लीज़ इसको ज़रा जहन में रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट्स इन पेंसिल इज 0.12। जो हमारी डिफेक्टिव पेंसिल की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे वो है 0.12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट इन 1000 पेंसिल्स। तो वो कह रहा है 1000 पेंसिल्स में सिंपल क्या करें, उसको मल्टीप्लाई कर दें। हमारे पास उसकी जो प्रोबेबिलिटी है डिफेक्ट की पेंसिल्स की वो एक की है 0.12। तो अब 1000 की पूछा, सिंपल उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा। वेरी इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड पेंसिल, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल डिफेक्टेड पेंसिल, जो है जितनी डिफेक्टेड पेंसिल होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे 120 नंबर से हमारे पास आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स, लाइक माई वीडियो एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो है, सिंप्लीफाई 100 होल स्केयर माइनस 99 होल स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन इस तरह से है कि इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये क्वेश्चन दो तरह से पेपर में आया था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर करके भी पूछा था, तो 100 माइनस 99 का दोनों का स्केयर लेके फिर उसमें से माइनस करके पूछा। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है हम फॉर्मूला की मदद से इसको हल करेंगे। ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके हम इसको हल कर सकते हैं। ए 100 होल स्केयर माइनस 99 होल स्केयर इज इक्वल टू 100। ए की जगह पे 100 लिखेंगे, बी की जगह पे 99 लिखेंगे, फिर ए की जगह 100 और माइनस बी और इसको बी की जगह पे 99 लिखेंगे। 100 प्लस 99 199 और मल्टीप्लाई बाय 100 में से 1 निकाले, 100 में से 99 निकाले तो 1 आ गया। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 199 आ जाएगा। वेरी इजी। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 30। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसको इजी लेंगे तो उतना जल्दी सॉल्व कर देंगे, जितना इसको मुश्किल समझेंगे तो वो आपकी समझ से थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये ट्रिकी थोड़ा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, हमें जैसे कि पता है ये डेफिनेशन मैंने पर्सनली खुद से जनरेट की है। कुछ लोगों को शायद इसमें कुछ लोगों को ये पसंद भी ना आए, तो लेकिन ये बड़ी इजी है। ये आपको इस डेफिनेशन के अंदर पूरा इसका HCF का कॉन्सेप्ट भी समझा देती है और इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसने एग्जामिनर ने पूछा फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 30। सिंपली हम पहले HCF को देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन डिविजिबल फैक्टर। जो डिविजिबल फैक्टर होता है ना हमारे पास, जिससे हमने डिवाइड करना होता है वैल्यूज को, उसको हमने कॉमन ले लेना है। वो कॉमन से ही हमने डिवाइड करना है। 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, उसको कॉमन ही रखना है, या 5 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, जितना भी ले लेंगे उसको कॉमन रखना है, उसको नहीं छेड़ना हमने, ठीक है। तो जब हम उसको कॉमन लेंगे, उसकी बेशक 2 मरतबा हमारी उसकी रेपिटेशन हो जाए, लेकिन हमने एक वैल्यू को लेना है फैक्टर की। और फिर जो हमारे पास क्वोशंट होता है वो हमने एक क्वोशंट वो लेना जो एग्जैक्टली डिवाइडेड होता है। जो एग्जैक्टली डिवाइडेड जो डेसिमल में चला जाता है उस वैल्यू को कंसीडर हमने नहीं करना। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन डिविजिबल फैक्टर बिटवीन टू नंबर। कॉमन डिविजिबल फैक्टर बिटवीन टू नंबर, जो दो नंबर है हमारे पास यहाँ पे 20 एंड 30 है, इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा जिससे हम डिवाइड करेंगे उसको कॉमन एक लेना है। और उसके बाद देयर कंप्लीटली डिविजिबल कोफिशिएंट, और उसका क्या है मुकम्मल तौर पे जो उसका डिविजिबल कोफिशिएंट आएगा उसको हमने क्वोशंट आएगा, सॉरी कोफिशिएंट कह रहा हूँ, क्वोशंट आएगा उसको हमने कंसीडर करना, ना कि हमने उनको जो डेसिमल में वैल्यूज आ जाती हैं तो उसको हमने कंसीडर नहीं करना। जो प्रॉपर कंप्लीटली डिवाइडेड होगा उसको हमने लेना है। तो HCF सिंपल इज दैट, क्या करेंगे, टू वैल्यूज हमारे पास हैं 20 एंड 30, इसको डिवाइड करेंगे 2 से।
टू टू 10 टाइम्स कितना होता है 20 होता है, 2 15 टाइम्स हमारे पास कितना होता है 30 होता है। सो फिर इसको 2 से करेंगे, 2 5 टाइम्स 10 होता है, 2 7.5 टाइम्स 15 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल में वैल्यू होगी, इसको हमने कंसीडर नहीं करना। ऊपर जिससे हमने डिवाइड कर किया था फैक्टर्स जो हैं हमारे पास 2 2 है, तो हम इनमें से एक ले लेंगे सिंपल और मल्टीप्लाई कर देंगे जो कम्प्लीटली जो हमारे पास डिविजिबल क्वोशंट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एच सी एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है और जो कम्प्लीटली डिविजिबल क्वोशंट है वो 5 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 जो हमारे पास होगा वो एच सी एफ होगा। वेरी इजी, इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है। अगर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई परेशानी है तो आप मुझसे डिटेल में, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे कभी भी इस बारे में डिटेल ले सकते हैं। इंशाल्लाह फर्दर भी आपको मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे दो क्वेश्चन मैंने अपने से लिए हैं, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं लेकिन वो पहले पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। अब यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ गया। एलसीएम की स्टेटमेंट कुछ मैंने यहाँ इस तरह से बनाई है, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ टू नंबर्स। तो जो हमारे पास दो नंबर्स के जो फैक्टर्स होंगे ना उनका हमने प्रोडक्ट लेना है, उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे उन फैक्टर्स को, आप जितने भी फैक्टर्स आएंगे उन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा एंड देयर क्वोशंट शुड बी 1 1। तो उसको कंप्लीटली डिवाइड करना है क्वोशंट को, कंप्लीटली जहाँ 1 1 आ जाए तो उसके बाद उसको छोड़ देना है। तो हमारे पास, हम इसको 2 ही लेते हैं इन दोनों वैल्यूज़ के लिए। तो 20 और 30 है हमारे पास, 2 10 टाइम्स 20, 2 15 टाइम्स हमारे पास जो है वो 30 है। तो 5 से अब कर लेते हैं इसको। इसमें हमारे पास कंडीशन नहीं है कि हमने कॉमन सेम से लेना है एलसीएम में, ये याद रखना है कि इससे हम कम्प्लीटली डिविजिबल इसको बनाना है 1 1। तो इसमें जो हमारे पास फैक्टर है इसको कॉमन की तरफ हमने नहीं देखना, जितना एग्जैक्ट इसको डिवाइड होगा वो हमने कंसिडर कर लेना है। 5 2 टाइम्स 10 होता है और 5 3 टाइम्स 15 होता है। तो हमने क्या लेना है, अब हम 2 को ले लेते हैं और 2 2 1 टाइम 2 एंड 3 को एज इट इज़ ही हम लिख लेंगे। अब हम 3 लेते हैं तो अब 1 जो है उसको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे और 3 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो हमारे पास 1 1 हो जाएगा। तो इसमें हमने वैल्यूज़ को जो है वो क्वेश्चंस की जो एंड पे वैल्यूज़ आनी चाहिए वो 1 1 आनी चाहिए, लेकिन इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एक तुक्का सिस्टम भी है, हिट एंड ट्रायल भी है। इसको हमने जहन में रखना है कि जब एलसीएम लेना होता है तो हमने 1 बनाने के लिए हम जो वैल्यूज़ ले रहे होते हैं फैक्टर में, वो अपनी मर्जी से इसको लेके, और जो पहली वैल्यूज डिवाइड करके 1 आ जाए तो दूसरी वैल्यूज को वैसे एज इट इज छोड़ देना, फिर उसके लिए एक फैक्टर अलग से ले लेना है, उसको डिवाइड कर देना, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब जो फैक्टर्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना, आपस में हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में उसने पूछा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पे उसने एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट पूछा हुआ है। तो वेरी सिंपल है, 20 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास जो है इसका वो आ जाएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट आ जाएगा। क्योंकि उसने एलसीएम की भी वैल्यू दी हुई है, एचसीएफ की भी वैल्यू दी हुई है, तो हमारे पास उसने प्रोडक्ट पूछा, 20 और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो है आंसर आ जाएगा 600। अब देखिए उसने एलसीएम को भी डिस्कस किया था, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ टू नंबर्स एंड देयर क्वोशंट शुड बी 1 1। And the HCF, the product of the common divisible factor between two numbers and their completely divisible quotient जो है हमारे पास वो हमारे पास HCF है, और जो हमारे पास LCM है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, LCM की भी वैल्यू दी, HCF की भी, दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, हमारे पास इनका प्रोडक्ट 600 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 30 जो है वो 600 है। वेरी इजी। अगर इसकी डिटेल हम लोगों ने देखनी है तो प्लीज़ ये मेरी स्लाइड्स में पहले जो दो हमने डिस्कस की हैं इनको आप डिटेल से वहाँ भी देख सकते हैं, बहुत इजी है। और अगर फिर भी कुछ इश्यूज आते हैं तो आप मुझसे पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सिंप्लीफाई 4 + 4 - 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन इसका बहुत इजी है, इसको हम दमाश रूल से भी डिस्कस इजीली वो हल कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखना है, पहले डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन करनी है, फिर सब्सट्रैक्शन करनी है। या सिंपली आप ये याद रख लें, दमाश रूल जो है इसमें पहले डिवीजन आती है, डिवीजन 4 से 4 गया,
और हमारे पास जो है 1 रह गया 4 से 4 जाके, तो हमारे पास अब उसने कहा है मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास 4 रह जाएगा। और फिर उसने कहा है, मैंने ये एक स्टेप में कर लिया, ये आपने याद रखना है। फिर उसने कहा एडिशन करनी है 4 को, मैंने ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक स्टेप में मैंने सॉल्व कर लिया है। इसको आपने याद रखना, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं, और पहली लाइन में भी आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जहन में डिटेल उन लोगों के लिए है जिनकी ज़रा मैथ थोड़ी सी वीक है, उन लोगों को समझाने के लिए कि पहले डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन करनी है, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन करनी है, हमारे पास जो है एग्जैक्ट जवाब आ जाएगा 4। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ 13.5 कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म। वेरी इजी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में जाके सिंपली 13.5% जब परसेंट का साइन है, जो सिंबल है, उसको हम क्या करेंगे, ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे 13.5 को। अब इसका जो है हमने फ्रैक्शन ख़त्म करना है, तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो हम 1 के साथ एक ज़ीरो लगाएंगे। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू होती तो हम 1 के बाद 2 ज़ीरो लगाते। अगर पॉइंट के बाद 3 वैल्यू होती तो हम 1 के बाद 3 ज़ीरो लगाते। तो हम आप लोगों ने ये जहन में रखना है, समटाइम्स स्टूडेंट्स इसके कंफ्यूज होकर भूल जाते हैं, तो याद रखना है। अब जब उसका डेसिमल ख़त्म किया तो 135 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। 135 डिवाइडेड बाय 1000 तो इज इक्वल टू, जो इसको है कट कटा के हमारे पास जो है वो 27 डिवाइडेड बाय 200 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में, और वो ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में। तो अगर जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। इंशाल्लाह हम इससे मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाने की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आपका जो हौसला अफजाई हमारे लिए ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सिंपली। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। नमाज़ पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके माँ बाप को लंबी उम्र, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।